तो आज का हमारा टॉपिक है पैसिव मूवमेंट्स, है ना। क्या होता है पैसिव मूवमेंट्स, क्या है, सब कुछ इसके बारे में कंप्लीटली जानने की कोशिश करेंगे। जब लेक्चर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार पैसिव मूवमेंट्स विद इन 2 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 पेज में। हम 5-6 पेज आज इतना क्यों पढ़ रहे हैं, एक एक चीज डीप में है। क्योंकि जितना आप सुपरफिशियली पढ़ लोगे उतना समझ आ जाएगा, लेकिन फिर इसके इंडिकेशन कहाँ प्रॉपर यूज करना है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पैसिव मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी ढंग से समझोगे ना एक एक चीजों को समझ आएगा, क्या रिलेशन है, कहाँ हमें, क्योंकि मेन चीज पैसिव मूवमेंट जानते सब है। अगर मैं हिंदी में बोल दूं, अगर मैं सिंपल लाइन में बोल दूं क्या है पैसिव मूवमेंट, कि सर अगर एक पेशेंट है वो खुद से नहीं कर पा रहा है, हम फिजियोथेरेपिस्ट है तो हम उसके लिम्ब पकड़ के उससे एक्सरसाइज कराएंगे, खत्म पैसिव मूवमेंट। फिर लेकिन प्रॉपर, एक प्रॉपर होना चाहिए कि आपको कहां पर होल्ड करना है, किस तरीके से होल्ड करना है, और उसके साथ साथ क्या हम ऐड कर सकते हैं, कहां पर प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होनी चाहिए, टेक्निक क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए विद रिलेट टू क्या पेशेंट। ये सारी चीजों का आज एक कॉम्बिनेशन करके समझेंगे, और पैसिव मूवमेंट में भी डिफरेंट 3 टाइप्स के होते हैं, उनको भी एक हम अच्छे से क्लियर करेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, जो मेन क्वेश्चंस है, ये सीधे सीधे आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं। और आपसे अगर कोई पेशेंट लिटा के आपसे बोल देंगे कि अच्छा इस पर ये जो ये वाला टाइप है जैसे फोर्स्ड पैसिव मूवमेंट हो, ये तो ये आप इस पे करके दिखा दो, ये बता दो कि हम कैसे करेंगे और इससे क्या करेंगे, तो इस बिल्कुल इसको एकदम समझते। तो डेफिनेशन क्या पैसिव मूवमेंट की, जैसे हमने बोला, दिस मूवमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग मस्कुलर इनएक्टिविटी और व्हेन रेंज ऑफ मोशन इज रिड्यूस्ड फॉर एनी कॉज। क्या बोल रहा है कि ऐसे मूवमेंट्स जो क्या करेगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट कराएगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि पेशेंट खुद के इंटरनल फोर्स से नहीं कर पा रहा है। अब हम एक्सटर्नल फोर्स को भी आगे चल के डिफाइन करेंगे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कराएगा, कि हम क्या, किस सिर्फ हर बार एक एक्सटर्नल फोर्स एक फिजियोथेरेपिस्ट ही लगाएगा, एक पीटी ही लगाएगा क्या, कोई और नहीं कर सकता, या हम किसी और फोर्स को एज एक्सटर्नल फोर्स यूज कर सकते हैं, और करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो उन सबको हम घुमा घुमा के देखेंगे। कब कराएंगे हम, हमारा मेन गोल हमेशा होता है किसी भी पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट कराओ। एक्टिव का मतलब होता है पेशेंट खुद करे। आप कितना भी पैसे मूवमेंट करा लो, लेकिन जब तक पेशेंट खुद नहीं करेगा, आपको जो एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स है वो कभी नहीं मिलेगा। तो फिर सर इसको कराने की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों इसे हम करा रहे हैं जब हमें एक्टिव ही कराना है। अगर पेशेंट एक्टिवली कर ही नहीं पा रहा तो अब हम क्या करें, क्या हम पेशेंट को ऐसे ही लेटे रहने दें। अगर वो पेशेंट सपोज पैरालाइज हो गया, तो स्ट्रोक का अटैक आ गया, पेशेंट को स्ट्रोक का अटैक आ गया, उसके कोई लिम्ब वर्क नहीं कर रहा है, तो अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हम पहली कोशिश तो हमारी यही है कि पेशेंट एक्टिवली खुद करे, क्योंकि जो वो खुद करेगा उसमें जो रिजल्ट आएगा वो पैसिव में कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर वो कर ही नहीं पा रहा है तो फिर हमारा रोल क्या है। तो पैसिव मूवमेंट यहाँ पे 2 सबसे बड़े काम करेंगे। वॉइस अगर अभी दोबारा ब्रेक हो तो आप बताना। पैसिव मूवमेंट यहाँ पर 2 बहुत बड़े रोल प्ले करेंगे, कि एक तो सबसे बड़ी चीज कि हमारे बॉडी की एक बहुत प्यारी आदत है, आप बॉडी से कुछ मत कराओ, बॉडी कुछ नहीं करेगी। आपको ऐसा लगता है ना कि सुबह से 2 घंटे एक्स्ट्रा सो लो, बॉडी को और 2 घंटे सो लेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अपने बॉडी से कोई भी मसल से काम नहीं करवाएंगे, वो और काम करना बंद कर देगी। आपने जैसे मतलब कैसे कि एक माइंड सेट से आपने सोचा कि यार मुझे ये काम नहीं करना, मुझे इस मसल से वर्कआउट नहीं लेना, अगर आप 10% नहीं करोगे, एक्स्ट्रा 10% बॉडी खुद नहीं करना चाहिए, वो आपको खुद ऐसा माइंडसेट बना देगी आपको। क्योंकि इन सब में जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं सब में यूज होता है एटीपी, यानी एक एनर्जी की नीड होती है, और बॉडी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहती। वो कोशिश करती है कि ठीक है आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, नहीं नहीं बात, कोई बात नहीं, मत करो। उन सब में फिर होता क्या है, अगर हम मसल्स में एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, मसल्स का स्ट्रक्चर सब जानते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं, मसल फाइबर से एक मसल्स बनती है, और जब हम कॉन्ट्रेक्शन करते हैं तो मसल शॉर्ट होती है और एक मूवमेंट होता है। अगर हमें जैसे मुझे अगर जब बाइसेप कॉन्ट्रेक्शन करती है तभी तो एल्बो का फ्लेक्शन होता है। एल्बो फ्लेक्स कब होती है, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है तब एल्बो का एक्सटेंशन होता है। यानी अगर हम ये जब मूवमेंट नहीं होंगे तो ये फाइबर्स क्या होते हैं, ये वेस्ट होने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं मसल वास्टिंग। मसल वास्टिंग जब आप काम नहीं करते हो तो ये जो मसल्स के जो फाइबर्स है ये डैमेज होने लग जाते हैं, एट्रोफी होने लग जाती है, ये वेस्ट की तरफ जाने लग जाते हैं। तो अब हमारा काम मेन यही गोल है कि जब पेशेंट जब तक एक्टिवली नहीं कर पा रहा, हम पकड़कर उसका हाथ या जो भी मैं बताऊंगा, मतलब अभी तो मैं बहुत सिंपल कर रहा हूं, कि उसको मूवमेंट करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी मसल वास्टिंग की तरफ। देखो ऐसा है, आप कितना भी करा लेना,
आप ये, मैं बहुत ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार एक पेशेंट लेटा हुआ है और हम लगे हुए हैं कराने में, खूब मेहनत कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसकी मसल वास्टिंग नहीं होगी। मसल वास्टिंग होगी, बस आपके कराने से ये फर्क पड़ जाएगा कि जो रेट है वो स्लो हो जाएगी मसल वास्टिंग की। आप सिर्फ मसल वास्टिंग की रेट को स्लो कर सकते हो, आप मसल वास्टिंग को इनहिबिट नहीं कर सकते बाय पैसिव मूवमेंट। उसके लिए पेशेंट को एक्टिवली, विलिंगली खुद ही करना पड़ेगा, तब मसल वास्टिंग जाके रुकेगी और मसल ग्रोथ करेगी। आप उसकी रेट को स्लो कर सकते हो, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दो चीज है। क्योंकि पहला आपने रेट स्लो करा, दूसरा जब आपने मूवमेंट करा तो पेशेंट के अंदर भी एक एनर्जी, एक विलिंगली आया कि हाँ, जब एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर मेरा इस मूवमेंट कर रहा है, वो देख पा रहा है, तो वो भी फिर ट्राई करेगा कि हाँ ये हो सकता है जब ये कर रहा है। क्योंकि हम न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट कर रहे होते हैं, हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। हमेशा याद रखो, हमारे जो मूवमेंट्स कहाँ होते हैं, बोन्स में तो होते नहीं, मसल्स में होते नहीं, मूवमेंट कहाँ, जॉइंट में ही तो होते हैं। एल्बो फ्लेक्शन कहाँ, एल्बो जॉइंट में ही तो होगा, तभी तो कर पाओगे। तो वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, हर जॉइंट में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्ट आपके ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। जब भी आपके मूवमेंट, जब पेशेंट खुद मूवमेंट नहीं कर पाता, जब आप मूवमेंट कराते हो, तो उससे क्या होता है, हल्का सा न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और आपके ब्रेन को कमांड भेजते हैं कि ये आपके मूवमेंट में, ये जॉइंट पे मोशन हो रहा है। फिर ब्रेन बदले में कमांड भेजता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, यानी पेशेंट के अंदर वो कमांड जाता है कि वो जॉइंट का मोशन कर सकता है। और स्ट्रोक के केस में सबसे ज्यादा यही होता है, स्ट्रोक के केस में, पैरालिसिस के केस में हमें सबसे ज्यादा यही करना होता है, हमें न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करना होता है। जितने ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होंगे, उतना ही ब्रेन से कमांड आएगा और पेशेंट उतनी जल्दी ही एक्टिवली खुद मूवमेंट कर पाएगा। तो हमारे दो मेन गोल है कि एक तो हमें जो मसल वास्टिंग हो रही है उसको स्लो करना है, प्लस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करना है, जिससे क्या हो सके कि पेशेंट खुद फिर एक्टिवली परफॉर्म कर पाए। यही दो मेन कॉज हैं, बाकी और पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मेन गोल इन्हीं दो के अराउंड घूमेगा, ठीक है। तो दिस मूवमेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग मस्कुलर इनएक्टिविटी। सीधी सी बात है, जब पेशेंट की मस्कुलर इनएक्टिविटी नहीं है तभी तो आप करा रहे हो, अगर उसकी मसल एक्टिविटी होती तो क्या जरूरत पड़ती। और व्हेन रेंज ऑफ मोशन इज रिड्यूस्ड फॉर एनी कॉज, एक जॉइंट ऑफ, अगर एल्बो जॉइंट है उसकी अपनी एक रेंज ऑफ मोशन है, उसका एल्बो फ्लेक्शन का अपना एक अपनी एक रेंज है, तो वो जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिड्यूस्ड हो गई। या तो ये हो सकता है कि कंप्लीटली कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, या फिर समझ लो कि एक जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है 135 डिग्री है, लेकिन पेशेंट कर पा रहा है कितना, 30 to 40 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे, तो आप रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ाओगे कि पेशेंट एक्टिवली 30 डिग्री कर पा रहा है, तो फिर आप पैसिवली कराओगे। अब इसमें भी अलग अलग बताऊंगा मैं, कि अगर अगर आप सपोज करो, मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, पेशेंट है वो 30 डिग्री तक एल्बो का फ्लेक्शन कर पा रहा है। अब आपने बोला कि हम कराते हैं, आपने जैसे 30 के ऊपर 40 का, तब तक तो ठीक था, 40 से 45 करा, पेशेंट को पेन हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको कराना है। अगर कराना है तो वो कौन से पैसे मूवमेंट के अंदर आएगा, और नहीं कराना तो वो कौन से पैसे मूवमेंट के अंदर आएगा। तो यहीं पर यही सब हमें समझना है कि किस रेंज पर कितना हमें एक्सीड करना और कहां रुकना है, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, हियर देयर इज लिटिल और नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आप मूवमेंट कराते तो लिटिल और नो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, या फिर पेशेंट के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तब आप करा रहे हैं। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या, ये या तो ये हो सकता है, जैसे मैं सपोज करूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, सपोज करो मैं पेशेंट हूं। अब एक फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ ये है कि अब वो एल्बो का फ्लेक्शन है ना, वो एल्बो में फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, तो एक थेरेपिस्ट क्या करेगा, हाथ को होल्ड करके एल्बो का फ्लेक्शन कराएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा। अब यही सेम केस हो कि मैं एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा हूं एल्बो का, और मैं इस तरीके से प्रेजेंट हूं, तो अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, उसको क्या नीचे की तरफ फोर्स लगाने की जरूरत है, नहीं। क्यों नहीं है जरूरत, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी देखो, जब एल्बो का फ्लेक्शन करा रहे थे तब आप अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगा रहे थे, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा। लेकिन क्या यहाँ पीटी को जब आप एक्सटेंशन करा रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत है, नहीं। वहां सिर्फ आपको असिस्ट करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को कर दिया, बोला लो एक्सटेंशन कर दो और आपने हाथ हटा लिया, उसके एनर्जी नहीं, वो एक्सटेंशन करेगा और धड़ाम से हाथ नीचे, और पता चले कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो वहां पर आपका रोल क्या है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो तो फोर्स लगाना है, और ग्रेविटी के साथ साथ है तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, होल्ड करके रखना है एकदम। बस आपको क्या है, कंटिन्यूटी के साथ होल्ड करके रखना है कि सडन ना जाए। आपको क्या है, एक कंटिन्यूटी, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। वहां पर जो भी काम करेगा वो अपने आप ग्रेविटी करेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा के नहीं रखना। तो वहां पर क्या है, वो ग्रेविटी का एक्सटर्नल फोर्स हो गई। बहुत सारी मशीन्स भी आती हैं, आगे हम सीपीएम पढ़ेंगे
कि ऐसा तो नहीं अब 1 घंटे तक करना है तो लगे हैं पीटी 1 घंटे तक कराने में यही। तो बहुत सारी मशीन्स आती हैं जो मशीन्स होती है वो कराती हैं, तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स मशीन डेवलप करती हैं, आपका तो काम है बस उस मशीन को रेगुलेट करना। तो हम उन सबकी भी बात अब यहाँ पर आगे चल के करेंगे। द एक्सटर्नल फोर्स मे बी फ्रॉम ग्रेविटी, आ मशीन और अनदर इंडिविजुअल। जैसे हम कोई एक पीटी का अपना असिस्टेंट लेके चल रहा है, या फिर हम पेशेंट के जब घर पे जाते हैं तो हम किसी ना किसी को सिखा देते हैं कि आपको मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ इतना ही और इस रेंज तक ही करना है, ठीक है ना। तो हम उसको किसी पेशेंट को, या फिर मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है सोचो। मोस्ट कॉमन ये हो सकता है कि मैं अगर पेशेंट हूं और मेरा अगर राइट एल्बो काम नहीं कर रही है मगर लेफ्ट कर रही है कंप्लीटली। सपोज मेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो जो राइट वाली है फ्रैक्चर के बाद, और जो उसके बाद फ्रैक्चर के बाद क्या हो गया, पीओपी कास्ट के बाद, अब पीओपी कास्ट हट गई, उसके बाद मेरे को नहीं आ रहा, तो अब क्या करेगा, पेशेंट से बोलो कि अपना तुम्हारा लेफ्ट काम कर रहा है ना, पहले आप करो और फिर पेशेंट से खुद बोलो कि अपने लेफ्ट वाले से राइट को करना, पैसे मूवमेंट अपने लेफ्ट हैंड से राइट पे कराओ। किस तरीके से, वो अपना ये हाथ लेगा और इस वाले पे मूवमेंट कराएगा जितना हो रहा है। उससे क्या होगा, उससे ये तो सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंट के अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट होगा कि उसे खुद लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, और वो खुद से कर रहा है, उसे बार बार करेगा, कंटिन्यूटी में करेगा, और रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। तो हमेशा याद रखो, जब भी देख लो कि अगर पेशेंट का एक लिम्ब कंट्रोल में और दूसरा नहीं है, तो पेशेंट से ही करवाओ, पेशेंट को ही सिखाओ एज कंपेयर टू अदर उसके फैमिली मेंबर। रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे जब पेशेंट खुद से ही करेगा विलिंगली, है ना, और मैक्सिमम टाइम करेगा वो। क्या क्या इंडिकेशन होंगे, हमें कब करना है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एक बहुत प्यारी सी एक लाइन बता देता हूं, वो हमेशा याद। पहले देखो, पहले इंडिकेशन पढ़ते के करके फिर बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एक वर्ड बोलूंगा और उससे ही आप समझ लोगे। इंडिकेशन कब करना है कि इफ इन द रीजन वेयर देयर इज एक्यूट इन्फ्लेम्ड टिश्यू पैसिव मूवमेंट इज बेनिफिशियली, एक्टिव मोशन हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस। हमेशा याद रखो, 2 वर्ड होते हैं, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं एक वर्ड होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये 2 वर्ड तो सब समझते हैं, 2 वर्ड और होते हैं, एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। समझ आया क्या मैंने बोला, 2 वर्ड मैंने बोले एक्यूट क्रोनिक, और 2 मैंने बोले अर्ली और लेट। अब सब क्या समझते हैं कि एक्यूट का मतलब हमेशा अर्ली होता है और क्रोनिक का मतलब हमेशा लेट होता है, हमेशा। बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, टीवी पढ़ा है, ट्यूबर है ना, टीवी पढ़ा है ना। टीवी क्या है, टीवी इज अ क्रोनिक डिसीज, मगर वो तो सीधे हुई, तो ऐसा तो नहीं क्रोनिक, टीवी तो ऐसा तो है नहीं कि भैया वो मतलब कि स्टार्टिंग में हुई तब वो एक्यूट स्टेज में थी, आगे टीवी हमेशा क्रोनिक स्टेज में होती है, तो वो तो अर्ली हुई, फिर कैसे हो गई। ये लाइन हमेशा याद रखो, मैंने बहुत कंफ्यूजन देखी है लोगों के अंदर कि वो एक्यूट और जब एक्सरसाइज कराते हो तब सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है, लोग एक्यूट और क्रोनिक का मतलब सीधा अर्ली और लेट से लगा देते हैं। अर्ली मतलब एक्यूट और क्रोनिक मतलब लेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना, ठीक है। एक्यूट कंडीशन लेट में भी हो सकती है और एक्यूट कंडीशन अर्ली में भी हो सकती है, क्रोनिक कंडीशन अर्ली में भी हो सकती है, क्रोनिक कंडीशन लेट में भी हो सकती है। बहुत सिंपल एग्जांपल दो सर, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल कि मैं अभी रास्ते में चल रहा था और मैं एकदम क्या हुआ, मेरा कोई भी मसल वसल में एकदम एक छोटा सा स्प्रेन आ गया, या फिर मुझे एक मतलब सिंपल हिंदी में चोट लग गई, कोई भी वुंड हो गया। अब मेरे को वो जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मुझे हो रहा है पेन। अब ठीक है, अब वो क्या है पेन, अब जो मुझे पेन हो रहा है वो इतना हो रहा है कि मैं वियर कर पा रहा हूँ, मुझे है एकदम अभी सडन गिरा लेकिन हो रहा है, लेकिन मैं इतना हो पा रहा है कि मैं उसे वियर कर पा रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो एक्यूट कंडीशन है। अब एक्यूट कंडीशन में एक काम करो, इसको पैसे मूवमेंट करा दो, पेशेंट उसको दर्द हो रहा है वो तो कर नहीं पा रहा, आप करा दो, क्योंकि एक्यूट कंडीशन, इतना पेन तो हो नहीं रहा कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, भैया वो नहीं झेल पा रहा है, एक्यूट कंडीशन है। और अर्ली है तो क्या करोगे, आप एक्सरसाइज करो, उससे क्या होगा, उससे पेन डबल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप तुरंत गिरते हो ना, देखो हमेशा पेन के 2 चीजें याद रखो। अगर आपने यहाँ पेन पकड़ लिया, जो स्टार्टिंग में पेन होता है ना आपको, जैसे सडन अभी आप गिरे हो, तो वो जो पेन होता है वो क्यों होता है, नर्व की वजह से, नर्व आपकी स्टिमुलेट हो गई होती है, इसकी वजह से आपको सडन पेन होता है। आप कभी भी गिर जाओ या कोई भी लगता है तो वो जो नर्व एंडिंग्स होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, उसी की वजह से आपको पेन होता है। वो पेन होता है क्या, अर्ली पेन। कौन सा पेन होता है, अर्ली पेन, स्टार्टिंग का पेन। और फिर कुछ 5-6 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, अब आपको अब भी पेन हो रहा है, वो पेन कौन सा है, वो पेन है लेट पेन। वो क्यों होता है,
वो नर्व की वजह से नहीं होता, वो फिर इसलिए होता है क्योंकि वहां पर उस जगह पर जो आपको जहां पर वुंड हुआ है, कोई चोट लगी है, उस जगह पर फ्रेश ब्लड नहीं आ पा रहा। उस जगह पर जो ब्लड प्रेजेंट है वो क्या हुआ है, वो पहले वाला ब्लड प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, जिसमें आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रेजेंट है जो पेन क्रिएट करते हैं, सेल डेब्रिस प्रेजेंट है, जो वेस्ट जो टिश्यूज वहां डैमेज हो गए थे वो प्रेजेंट है, ब्लड में ऑक्सीजन है नहीं, न्यूट्रिशन है नहीं, तो क्या हो रहा है, अब वो पेन क्रिएट कर रही है। तो वहां पर आपका रोल क्या है, अगर आपने अर्ली वाले फेज में, आप सोचो, दिमाग लगाओ, यहां पर नर्व की वजह से पेन हो रहा है, नर्व क्यों स्टिमुलेट हुई, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई तो टीयर टीयर हुई है, चाहे फाइबर्स टीयर हो गए, चाहे टिश्यू टीयर हो गए, चाहे स्किन टीयर हो गई, कुछ चीज तो टीयर हुई है। अब जब कोई चीज टूट गई है और आप उसी टाइम पे मूवमेंट करवा दो उसको, बहुत देखो, पेशेंट खुद तो कभी नहीं कर पाएगा, आपने खुद फील करा होगा, जब कभी भी एक छोटा सा भी चोट लग गई होगी, उस पर्टिकुलर जगह पे आप कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे होगे, कोई मूवमेंट नहीं कर पाते आप। अब क्या होता है, अब दूसरा हो गया पैसे मूवमेंट, आप किसी के पास गए, फिजियोथेरेपिस्ट बोलेगा अच्छा आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे, हम करा देते हैं। अब वो मूवमेंट करा देगा तो उससे क्या होगा, पेन बढ़ेगा कि कम होगा, और बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि चीज जो आपको स्टार्टिंग में पेन था वो टीयर की वजह से था, वहां पे चीजें डैमेज हो गई थी। अगर अब आप कराओगे तो, अब ऐसा तो होता नहीं है कि अगर सपोज करो, अगर ये आपके फाइबर्स इस तरीके से बाउंडेड हैं और स्टार्टिंग के दो फाइबर टूट गए, तो उसका मतलब जो तीसरा वाला फाइबर है, भले वो टूटा नहीं है, लेकिन वो इतना वीक हो गया है कि आपने अगर आप थोड़ा भी मोशन करा दिया तो वो तुरंत टूट जाएगा। तो अगर आपने आप पैसे मूवमेंट करा दिया तो आप इसको तोड़ के और पेशेंट को हैवी पेन करा दोगे। ये थी अर्ली कंडीशन, अभी एक्यूट क्रोनिक की यहां बात हुई नहीं, ये अर्ली कंडीशन थी। इसलिए अर्ली कंडीशन में हमेशा मैं सभी को एक बात बोलता हूं, किसी भी केस की अर्ली कंडीशन हो, आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, नो एक्सरसाइज। अगर अभी किसी को चोट लगी, अभी किसी को पेन हो रहा है, सडन है, अर्ली कंडीशन में है, और वो किसी भी कंडीशन से कोई एक्सरसाइज मत कराइए, ना एक्टिव ना देखो, पेशेंट एक्टिवली तो खुद ही नहीं कर पाएगा, ये बात आप बिल्कुल जानते हो, पेशेंट एक्टिवली नहीं कर पाएगा, आपको फिर पैसिवली बिल्कुल नहीं कराना है। मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं, जो पेशेंट आते हैं, उन्होंने बोला कि बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, बोले क्या हुआ, अभी रात में सो गए थे, थोड़े से टेढ़े हो गए थे, तो नेक, बहुत कॉमन है, आपने कंप्लेंट सुनी होगी, आया सर वो नेक रात में सोते हुए यहाँ पर दर्द हो गया, लोग आए, रुको अभी हम करते हैं, थोड़ी गर्दन यहाँ हिला दो, थोड़ी उस साइड कर लो, यहाँ देखो वहां देखो, दर्द कर दिया डबल, और जाओ घर। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, हमेशा याद रखो, अगर किसी को रात में नहीं, क्या करना है वो आगे बताऊंगा, ये नहीं करना। अब लेट में चलो, अब लेट में क्यों करना है सर, कि सपोज करो उसको 3-4 दिन हो गए, ठीक है, पेन में, तो अब क्या करना है, फिर क्यों करना है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें सेल डेब्रिस प्रेजेंट है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये सब पेन क्रिएट कर रहा है। हमेशा एक्सरसाइज का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना। अब उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब देखो पेशेंट एक्टिवली तो नहीं कर पा रहा पेन की वजह से, तो आप पैसिवली जब मूवमेंट कराओगे तो उस जगह पे जो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब फ्रेश ब्लड आएगा, और फ्रेश ब्लड आएगा तो जो वहां पर वेस्टेज प्रोडक्ट थे वो सारे, वो ब्लड निकल जाएगा, फ्रेश ब्लड आएगा, फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, न्यूट्रिशन आएंगे, उसकी वजह से उसे ऑटोमेटिक पेन में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वहां पर अब टीयर की वजह से पेन नहीं है। अब वहां पर टीयर तो ठीक हो गया, बॉडी ने ठीक कर लिया जो उसको चोट हुई थी, मगर जो वहां पर मीडिएटर्स रह गए, वेस्ट प्रोडक्ट रह गए, उनकी वजह से पेन है। तो हमने सर्कुलेशन बढ़ा के उन वेस्ट प्रोडक्ट को हटा दिया, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया अर्ली और लेट, लेकिन अगर मेरे पास अभी सडन पेशेंट आया तो मैं उसको ये तो बोलूंगा नहीं कि एक्सरसाइज मत करो, जाओ और आराम करो, फिर क्या करोगे, बहुत सारी चीजें। सबसे बड़ी चीज आइसिंग, आइसिंग का ही तो ये फंडा होता है। आइसिंग क्या करता है हमेशा क्यों बोलते हो, आपसे क्रायोथेरेपी करने को क्यों बोलते हैं कि इनिशियल फेज में क्रायोथेरेपी लगा दो, क्यों, क्योंकि जो नर्व इरिटेट हुई है उसे वो क्या कर देता है, जो स्टिमुलेट हुई है उन्हें शांत कर देता है कि पेन मत करो। और जब लेट केस हो जाता है तब हम क्रायोथेरेपी आइसिंग नहीं बोलते, हम हीटिंग बोलते हैं, हीटिंग करो। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, जो ब्लड है, जो फ्रेश ब्लड, जिससे क्या, जो ब्लड है, जो हमेशा जानते हो हीटिंग का एक ही काम होता है, किसी भी चीज को डाइल्यूट करना, पिघलाना। तो यहां पर जैसी ब्लड आएगा तो वो क्या करेगा, वो ब्लड को डाइल्यूट करेगा, फ्रेश ब्लड आएगा। तो हीटिंग इसलिए हमेशा लेट कंडीशन में करते हो, और जो आइसिंग है, क्रायोथेरेपी, वो अर्ली कंडीशन में करते हो। क्यों, क्योंकि वो नर्व को अगर अर्ली कंडीशन में आप हीटिंग कर दो तो क्या होगा, उसको वैसे ही ब्लड निकल रहा था, आपने ब्लड डाइल्यूट कर दिया, नर्व जो ऑलरेडी इरिटेट थी, हीटिंग की वजह से और इरिटेट हो गई, और पेन आ रहा है, और ब्लड को और डाइल्यूट कर दिया, जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो और ज्यादा ब्लड फ्लो होने लग गया। इसलिए हमेशा अर्ली कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट बनता है क्रायोथेरेपी करो, पेशेंट को आइसिंग करो कोई मूवमेंट मत कराओ। आपके पास इतनी सारी इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज हैं, यूट्यूब पे जाओ, मेरे प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। टेंस लगाओ, सबसे बड़ी चीज, टेंस से बड़ा कुछ नहीं है।
एक दो दिन उसको टेंस लगाओ, उसका पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप उससे बोलो कि देखो आपको कोई मूवमेंट नहीं करना 48 आवर तक, आप टेंस अप्लाई कर दो जिससे उसको कोई पेन नहीं हो रहा है, आइसिंग कर दो, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जेल्स आते हैं वो दे दिए, कुछ ड्रग बता दिए, मसल रिलैक्सेंट ड्रग बता दिए, कुछ पेन किलर्स दे दिए, उससे उसे 2 दिन आराम पड़ा। उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइजेस कराकर वहां पर फ्रेश ब्लड लेके आ गए, और आपके जो जॉइंट्स में मोशन है वो क्या हो जाए कि 2 दिन आप उसने जॉइंट में मोशन नहीं करा, तो बॉडी की मैंने अभी बहुत अच्छा गोल्डन रूल बताया। अगर आप मोशन नहीं करोगे तो क्या होगा कि बॉडी तुरंत, 2 दिन नहीं करोगे बॉडी तीसरे दिन करने ही नहीं देगी, बोलेगी नहीं हमें नहीं कराना। फिर आपका रोल बनता है कि अब ऐसी कंडीशन ना बन जाए तो तीसरे दिन आपको मोशन कराना है कि बॉडी उस फेज में ना चली जाए कि वो खुद ही मोशन ना कर रही हो। इसलिए वहां पर आप पैसिवली कराओगे। पहले तो पेशेंट से बोलो कि आप एक्टिवली करो, बोल रहा है दर्द हो रहा है, फिर थोड़ा पैसिवली कराओ, फिर धीरे धीरे वो अपने 3-4 दिन में अपने मूवमेंट में वापस आ जाएगा। किसी भी चीज का ट्रीटमेंट सडन नहीं मिलता। हमें लगता है कि जो भी चाहिए तुरंत मिल जाए, तुरंत नहीं मिलता। लेकिन ऐसा होता है जब पेशेंट आपको रुपए दे रहा होता है तो वो ये चाहता है कि जब वो यहां से बाहर जाए तो वो आपसे पेन कम करके जाए, ये सोच के नहीं जाता कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया और ऐसा कर दिया वो चला जाए, आपको रुपए नहीं देगा। हमेशा याद रखो, माइंड सेट एक बनाओ, सबसे पहले पेशेंट का पेन ठीक करो। अगर आपने पेन ठीक कर दिया फिर आप दिमाग लगाओ कि आपको क्या करना है, आपके पास पूरा दिन पड़ा है। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पेन ठीक कर दिया, आप बेस्ट डॉक्टर हो। और आप नहीं कर पाए तो फिर वो अगले टाइम आप पे कैसे भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो इंडिकेशन में क्या मैंने बोला, इतनी देर जो मैंने समझाने का मतलब यही था कि जो मैं इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही पूरा क्लियर कर रहा था। जितना मैंने समझाया वो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन था। इंडिकेशन में कब क्या करना है कि हम एक्यूट केस में करो मगर अर्ली केस में मत करो। ठीक है ना, किसी को एक्यूट है, चोट लगी हुई, देखो क्रॉनिक में भी तो सडन नहीं कर सकते, क्रॉनिक में तो एक्यूट केस में कर दो मगर अर्ली केस नहीं होना चाहिए। इसलिए अब एक्यूट और अर्ली में लोग कंफ्यूज होते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि किसी को अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है करो, उससे क्या होगा, फ्रेश ब्लड आएगा, सब कुछ आएगा, वो हीलिंग जल्दी होगी, मगर अर्ली में नहीं करना। तो इन दिस रीजन वेयर इज एक्यूट इन्फ्लेम्ड टिश्यू, पैसिव मूवमेंट इज बेनिफिशियल, एक्टिव मोशन हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि फ्रेश ब्लड आता है, और वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। वेना पे और कब कराओगे, तो और क्या इंडिकेशन है कब कराना चाहिए, जब पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा तो अब कराओ। तो वेन अ पेशेंट इज नॉट एबल टू और नॉट सपोज एक्टिवली मूव अ सेगमेंट ऑफ द बॉडी एज वेन इन, कब हो सकता है जब वो नहीं कर पा रहा, कोमा में है या पैरालाइज है या फिर उसको डॉक्टर ने कंप्लीटली बेड रेस्ट बोला है, तो उस जगह पे आप कराओगे। मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाई एक्सटर्नल फोर्स। तीसरा और कब कराना चाहिए, मसल री एजुकेशन सबसे बड़ी, यही तो मैं कह रहा हूं। तो अभी जैसे फ्रैक्चर के बाद, अब क्या हुआ, फ्रैक्चर में क्या होता है कि आपको पीओपी कास्ट लगा दी, बहुत सिंपल बता रहा हूं, अब 15 दिन के लिए पीओपी कास्ट लगा दी, 15-20 दिन पकड़ लो, 20 डेज हो गए। मैंने बोला ना 20 डेज के बाद आपने बहुत फील करा होगा, जिनको फ्रैक्चर वगैरह हुआ होगा वो, अब वो मूवमेंट ही नहीं कर पाते। आप बोलते हो कि बोन फ्रैक्चर हुई है, मसल क्यों मूवमेंट नहीं कर पा रहे, मसल को क्या हो गया, बॉडी का काम, बॉडी को 2 दिन मत कराओ, वो तीसरे दिन करेगी ही नहीं, उसे एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी है। तो उस टाइम पे आप मसल को री एजुकेट करते हो, आप पैसे मूवमेंट करा के मसल को याद दिला रहे होते हो, आप न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर रहे होते हो, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होते हैं, और जब पैसिवली मूवमेंट कराते हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, उससे मसल को रियलाइज होता है कि अच्छा ये हमारा रोल है, हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन से कमांड आती है, फिर पेशेंट खुद विलिंगली कर पाता है। तो आप क्या करते हो, पैसिव मोशन आर आल्सो कैरिड आउट एज अ फर्स्ट स्टेप इन मसल री एजुकेशन। ठीक है, ये आप याद रखना। गोल्स क्या होंगे हमारे, कि क्यों हम कर रहे हैं, क्यों, क्या गोल होने चाहिए। हमारा पहला गोल एक ही है कि जब क्या होता है कि पेशेंट जब मूवमेंट नहीं करता तो अंदर की जो चीजें सब वास्टिंग की तरफ जा रही होती हैं, अंदर की चीजें क्या है, वास्टिंग की तरफ जा रही होती। तो हमें क्या है, उस हमने फिर वही अगेन वो बात कि हम वास्टिंग को रोक नहीं सकते मगर हम उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि पेशेंट अगर न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप होने में, पेशेंट को विलिंगली करने में अगर 10 दिन लगेंगे, तो ये ना हो कि 10 दिन में पूरा मसल्स ही आज इतनी वास्टिंग में चली जाए कि जब पेशेंट खुद करना चाहे तो उसकी मसल्स में ही पावर ना बचे। तो आप उस प्रोसेस को स्लो करते हो। ठीक है, तो द प्राइमरी गोल फॉर पैसिव रेंज ऑफ मोशन, PROM इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन, इज टू डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशन दैट वुड अकर विद इमोबिलाइजेशन। अब इमोबिलाइजेशन से क्या आ सकते हैं, जो भी कंडीशन होंगी वो जॉइंट में ही तो डेवलप होगी, मोशन होता कहां है, जॉइंट में। अब उससे रिलेटेड मसल से तो मसल वास्टिंग होगी। जैसे जॉइंट के अंदर क्या होता है, कोई भी दो बोन किससे जुड़ी होती है, कार्टिलेज से, आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, तो उनका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उससे मालूम क्या होता है, बोन पास पास आने लग जाती है। आपने देखा होगा, सपोज करो ये मेरा एक जॉइंट है,
ये मेरा जॉइंट है, तो इस जॉइंट के आउटर सरफेस पार्टिकुलर कार्टिलेज लगी होती है इसके पे। अब इसी की वजह से क्या होता है कि इनके और बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिससे गैप प्रेजेंट होता है, फिर पेशेंट मोशन कर पाता है। अब क्या होगा, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होगा, डिस्टर्ब, अब इनका कोई काम तो हो नहीं रहा, तो क्या होगा, बॉडी क्या इनकी वर्स्टिंग करने लग जाएगी, जॉइंट पास पास आने लग जाएगा। अब जब मूवमेंट कराओगे तो फिर बोन आपस में टकराएंगी, फ्रिक्शन डेवलप होगा, फिर पेशेंट उसकी वजह से पेन होगा, और पेशेंट फिर उसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। समझ आ गया? तो सच एस कार्टिलेज डिजनरेशन, एडिहेशन बन जाएंगे। अब एडिहेशन क्यों बनेंगे, इसलिए बनेंगे जब पास पास में आ जाएंगी चीजें तो एक दूसरे से एडिहेशन बनने लग जाएंगे, कॉन्ट्रेक्चर फॉर्मेशन होने लग जाएंगे, चीजें पास आ जाएंगी तो बिल्कुल उसी उसी पोजीशन में लॉक हो जाएंगी। तो कॉन्ट्रेक्चर ना बने, एडिएशन ना बने, कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट ना हो, और प्रॉपर स्लगिश सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, नहीं तो सर्कुलेशन वहां खराब हो जाता है। क्योंकि हमेशा याद रखो, आप मूवमेंट करोगे तभी बॉडी का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिस जगह पे आप मूवमेंट नहीं करोगे वहां सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और यही पेन का एक रीजन बन जाता है। तो यही हमने जो तीसरे से इंडिकेशन की बात करी थी वो इसीलिए करी थी। अब आपसे 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछते हैं, डेफिनेशन ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव मूवमेंट समझ आ गया, आगे रेंज ऑफ मोशन लगा दी ना, रेंज ऑफ मोशन क्या होनी चाहिए, तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ सेगमेंट विद इन द अनरेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इंटायर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो, PROM क्या है, कि मैं अगर पेशेंट हूं, मेरे को पैसिवली एक PT एल्बो फ्लेक्शन करा रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि, अब उसने बोला कि मेरा फुल एक्सटेंड था, अब उसने कराना स्टार्ट करा। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं, अब मैं इतने इतने दिन से प्रॉब्लम में था, वो सडन वो कराएगा और मेरा पूरा 135 डिग्री हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल लग रहा है क्या? नहीं। 30 to 40 के बाद पेन वेन होगा, किसी को 30 पे हो रहा है, 40 पे, 45 पे, तो उस डिग्री तक, जिस डिग्री तक पेशेंट को पेन फील नहीं हो रहा, यानी आप कराते जा रहे हो, वो बोल रहा है हाँ सर कराओ, सर हाँ ठीक है आप कराओ कराओ, बोले सर बस अब मत कराओ, इसके ऊपर करा रहे हो तो पेन बहुत फील हो रहा है, तो आपने ये डिग्री मेजर करी, ओके, कि मैंने 0 से स्टार्ट करा था और 45 डिग्री तक पेशेंट ने कर लिया, इसके बाद अब पेशेंट को पेन फील हो रहा है, मतलब इसके आगे मुझे नहीं लेके जाना, इसके आगे लेके जाऊंगा तो पेशेंट को पेन हो रहा है, तो बस इसी रेंज को बोलते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। जो ये 0 to 45 डे आई ना, इस यही तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन है। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट विद इन द अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए। अब देखो उसमें 45 डिग्री का पेशेंट को पेन फील हुआ, तो क्या एक रेस्ट्रिक्शन डेवलप हो गया ना, अब आप नहीं, अब आप पैसिवली आगे नहीं करा पाओगे। तो अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन दैट इज प्रोड्यूस्ड एंटर बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी PT के थ्रू, और बाकी सब ग्रेविटी ग्रेविटी और एक्सटर्नल फोर्स में बात कर चुका हूं, लेकिन मैं अब एक्सटर्नल फोर्स को भी PT से रिजेंबल करूंगा, ठीक है। तो समझ आ गया, इसलिए ये PROM पूछते हैं। जैसे आपके सामने कोई भी आ जाएगा डॉक्टर, आपके सामने बोल देगा अच्छा ये है, इसका PROM चेक करो, PROM करो, तो आप कैसे चेक करोगे कि इस कितने डिग्री बताओगे PROM, तो आप क्या करोगे, तो आप अच्छा आपको पता है तो आपसे बोल देंगे एल्बो फ्लेक्शन की इसका PROM